हाँ जी। तो हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री जो जीएस का एक मेजर पार्ट है, उसकी सीरीज लगातार चल रही है। हर रोज आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, लेक्चर्स की ड्यूरेशन, उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, थोड़ा लेंथी होते चले जाएंगे। क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम पीछे वाला सारा जो हमने पढ़ा हुआ है ना, उसको रिकैप करते हुए, उसको रिवाइज करते हुए, उसको बाइंड अप करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री में आज का टॉपिक दिखा देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा द महाजनपद एरा। द महाजनपद एरा, इस टॉपिक को आज के लेक्चर में एक्सक्लूसिवली डिटेल में इसको कवर करेंगे। लेकिन डेली की तरह इस पर जंप करने से पहले अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा है उस सबको, उस सारे का लेखा जोखा हिसाब किताब पूरा करके उसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक बार मेरे साथ यहाँ पर आ जाओगे कि हम अभी तक क्या कुछ पढ़ चुके हैं। पहले मैं बर्फली बता दे रहा हूँ आपको। हमने सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट किया था प्री हिस्टोरिक एज, PREHISTORIC, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज में हमने स्टोन एज को पढ़ा था, स्टोन एज को। ठीक है, उसके बाद जब हमने प्री हिस्टोरिक एज को छोड़ा, तब हम आए किस पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, इंडस वैली वाली एज पे आया। ठीक है, ये सेकंड फेज था। और थर्ड में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ी ऋग वैदिक एज, ऋग वैदिक एज, या फिर इसको वैदिक एज भी कहा जाता है। इसको पढ़ा हमने। ऋग वैदिक एज को हमने जहां पर छोड़ा था, हम वहां से क्या स्टार्ट करने वाले हैं? द एज ऑफ महाजनपदास। लेकिन ऐसे नहीं, मैं एक एक्स्ट्रा पेज लेकर के आपको ना पूरी चीजों को रिलेट करके आपस में कनेक्ट करके फिर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस कुछ चीजें बीच में मिस मैच होती चली जाएं। तो आज मैं आपको एक हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ सारी डेट्स के साथ साथ। आपने एकदम जो हिस्ट्री की जो टाइमलाइन होती है ना, उस टाइमलाइन को ध्यान में रख के आपने हर एक चीज को कनेक्ट करके सीरीज में बारी बारी से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो जनरली हम हिस्ट्री को ना एक टाइमलाइन की शक्ल में देखते हैं। मान लो रफली ये एक टाइमलाइन है, यानी जो समय है, जो टाइम है, वो इस पे आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, यहाँ पर हम मान लेते हैं क्राइस्ट का बर्थ, CH, एक सेकेंड, CHRIST, इस पॉइंट पर, जिसको हम 0 मान लेते हैं, यहाँ पर क्राइस्ट का बर्थ हुआ। इससे इस तरफ की जो डेट्स हैं सारी की सारी, उसको हम BC में काउंट करते हैं, और इसके इस तरफ AD में। कभी फिर कभी इसमें डिटेल में कहानी करेंगे कि इसका क्या क्या मतलब है। अब BC में ना, यानी एंशियंट हिस्ट्री में हमें जो कुछ भी पता है, उसमें सबसे जो पुरानी इवेंट है ना, आज तक इंसान ने जितनी भी डिस्कवरीज की हैं, जो भी पता लगाया है, उसमें हमें सबसे पहले लगभग आज से 5 लाख साल पहले का कुछ आइडिया मिलता है। मैं यहाँ से कलर उठाता हूँ। लगभग आज से 5 लाख साल पहले, यानी 5000 BC में क्या हमने पढ़ा था? लेक्चर नंबर 1 को याद करो। 5 लाख BC वाली एज को हमने क्या नाम दिया था? हमने इसको नाम दिया था प्री हिस्टोरिक एज, प्री HISTORIC, प्री हिस्टोरिक एज। कहां से कहां तक है ये? 5 लाख BC से लेकर के लगभग लगभग कहां से कहां तक? 5 लाख साल से लेकर के लगभग 10,000 साल तक, 10,000 BC तक, इस पूरे टाइम पीरियड को प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था स्टोन एज को। ठीक है, जिसका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो स्टोन एज, मैं यहाँ पर हल्की सी रेफरेंस देख लेता हूँ। प्री हिस्टोरिक एज यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज को हमने कितने पार्ट्स में पढ़ा था? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक। सेकंड वाली को मिजोलिथिक,
और थर्ड वाली को नियोलिथिक एज। ठीक, ये तीनों जो फेजेस है ना, इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोला जाता है इसको, स्टोन एज। यहां तक बात क्लियर हो गई। यानी 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक की टाइम को क्या बोलते हैं हम, स्टोन एज बोलते हैं। इसको प्री हिस्टोरिक एज भी बोला जाता है। अब जहां पर स्टोन एज खत्म हुई, उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ। उस नए दौर की दुनिया को क्या बोला गया, उसको बोला गया चाकोलिथिक फेज। जब स्टोन एज खत्म हुई, उसके बाद जो सेकंड फेज में, इसको यहां मान लेता हूं, मान लो 5,000 से चलते चलते हम कहां पर आए, 10,000 तक। 10,000 के बाद जो दौर शुरू हुआ उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है चाकोलिथिक फेज, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा था। यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, INDUS, इंडस वैली कल्चर। समझ गए। इंडस वैली कल्चर कौन सी एज को बिलोंग करता था, उसको बोलते हैं चाकोलिथिक एज। यहां पर लिखता हूं मैं CHALCOLITHIC, चाकोलिथिक एज। अब इस चाकोलिथिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टोन प्लस कॉपर। तो आपको बात समझ आ रही है ना। पहले इंसान जंगलों में रहता था, पत्थर के टूल्स बनाया करता था, जंगली जानवरों को मार के खाता था, खेती बाड़ी का पता ही नहीं था उसको कुछ भी, एक जगह पर वो रहता नहीं था, घुमक्कड़ था, जहां पर खाना मिलेगा वहीं चला जाता था। कोई परमानेंट सेटलमेंट की लाइफ वो जीने वाला इंसान था नहीं। जैसे जैसे दौर बढ़ता चला गया, लगभग 5 लाख सालों के बाद क्या हुआ, इंसान का दिमाग इतना डेवलप हुआ धीरे धीरे कि उसने बस्तियों में रहना शुरू किया। तो इंसानों की जो सबसे पहली बस्तियां हैं, उनको, उनमें से जो एक बस्ती है उसका नाम क्या है, इंडस वैली कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, इन लोगों की आदतें कैसी थी भाई, इन लोगों ने स्टोन के साथ किसका यूज किया, कॉपर का। यानी अब ये जमीन में से मेटल्स को निकाल करके उनका यूज करना भी जानने लगे थे। तो अब ये मिक्स्ड कल्चर हो गया, चाकोलिथिक फेज बोला गया इसको। इस इंडस वैली का जो कल्चर है, इसकी रफ जो डेट है ना, वो कहां से कहां तक मानी जाती है, इसको लगभग आप 10,000 सालों के बाद धीरे धीरे इंसान जब बस्तियों की तरफ बढ़ने लगा, तो काफी टाइम इसके बीच में बीत गया। हमारी इंडस वैली का कल्चर स्टार्ट होता है लगभग 3300 BC के आसपास। ठीक है, 3300 BC से लेकर के लगभग 1200 BC तक, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये आता है इंडस वैली कल्चर में। अब इंडस वैली कल्चर में हमने क्या पढ़ा, ये दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। लोगों के घर काफी शहरों जैसे बने हुए थे, रोड्स काफी चौड़ी थी और एकदम सीधी थी, बस्तियां बहुत वीआईपी थी इनकी। काफी कुछ पढ़ा हमने इनके बारे में, और मेटल्स की काफी नॉलेज थी इनको। ट्रेड एंड कॉमर्स में काफी ज्यादा निपुण थे ये लोग। अब जब इंडस वैली कल्चर खत्म हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, एक बार मैं यहाँ से एक और कलर उठा लेता हूँ। हाँ, इसको ले लेते हैं। इंडस वैली कल्चर लगभग लगभग 1200 के आसपास आकर के ये खत्म हो गया। अब मान लो यहाँ पहुंच गया। इंडस वैली कल्चर के बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि आर्यंस आ गए थे। ठीक है, तो आर्यंस के आने के बाद जो इंडस वैली का जो एरिया था, उसमें जब आर्यन लोग आकर बसने लगे, जब उनकी सोसाइटी शुरू हुई, जब उनका कल्चर शुरू हुआ, उसको बोला जाता है अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज। और इसके बाद वाले फेज को बोलते हैं लेटर वैदिक फेज या लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज, समझ गए। अब इसकी टाइम पीरियड क्या है, इसका देख लेंगे। लगभग 1300 से ये वैदिक एज शुरू होती है, लगभग 600 BC तक आती है ये। इस पूरी अगर हम इसकी बात कर लें, तो जब इंडस वैली कल्चर खत्म हुआ 1200 की या 1300 के आसपास, 1200 मान लो, 1200 से लेकर के 600 BC तक का जो टाइम पीरियड था, इसको वैदिक एज बोला जाता है। जो इसका प्रीवियस टाइम था, जो इसका अर्ली टाइम था, उसको अर्ली वैदिक एज बोला जाता है, या फिर उसको रिग वैदिक एज भी बोलते हैं, और बाद वाली को लेटर वैदिक एज बोलते हैं। इसको हमने पढ़ लिया था। तो ये तीनों टॉपिक्स यहां से लेकर के यहां तक हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। और जहां पर वैदिक एज खत्म होती है 600 BC में,
तो यहाँ पर मान लो हम 600 के आसपास पहुंच गए हैं। 600 बीसी से एक नया दौर शुरू होता है इंडिया के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में या फिर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। उस नए दौर को बोलते हैं द एज ऑफ महाजनपदास। द एज ऑफ MAHA, द एज ऑफ महाजनपदास। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, महाजनपद वाले इसको, ठीक है ना। ये देख लो यहाँ पर द एज ऑफ महाजनपदास, ये वाला। एक बात को आप ध्यान रखना कि हम कहां से कहां की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हिस्ट्री के ना सबसे पुराने पार्ट पर थे, यहाँ पर 5 लाख BC के आसपास थे। हम वहां से चलते हुए कहां जा रहे हैं, हम आए लगभग 3000 BC के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर हम आए लगभग 1200 BC के आसपास वैदिक एज में। 1200 से हम 600 तक पहुंचे। 600 से क्या स्टार्ट होती है, द एज ऑफ महाजनपदास। ऐसे ही 600 के बाद हम 200, 100, 50 और उसके बाद हम 0 पे आ जाएंगे। यहाँ पर 0 के बाद फिर वापस वो दौर शुरू होगा जिसको मॉडर्न एरा कहा जाता है, या फिर जो जिसमें हम सीधी गिनती को काउंट करते हैं। तो मैं और आप कहाँ पर बैठे हुए हैं आज, हम टाइम के सबसे लास्ट पार्ट में बैठे हुए हैं, 2026 में। अब हमारा टाइम इस तरफ चल रहा है, ठीक है ना। हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, हम अपने इतिहास को पढ़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि इस पूरी टाइम लाइन के ऊपर कौन से टाइम पीरियड में क्या कुछ हुआ था, हम इन चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था हमारा हल्का सा रिकैप, थोड़ा लेंथी हो गया तो इसको इग्नोर करना आप लोग। अब चलते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर, द एज ऑफ महाजनपदास। पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे कि महाजनपद कहते किसको है, ठीक है। मैं हल्का सा इसको डिफाइन कर देता हूं। महाजनपदा MAHAJANAPAD, महाजनपदा। एक बार थोड़ा सा पीछे याद करो। स्टोन एज में इंसान की कोई सोसाइटी थी ही नहीं, मतलब घर, बस्तियां या फिर मोहल्ले, सिविलाइजेशन, कल्चर्स कुछ भी नहीं था उस टाइम पर। इंसान कपड़े भी नहीं पहनता था, कच्चा मांस खाता था, जो कुछ मिले वही करता था, कोई कल्चर नहीं था। सेकंड दौर आया किसका, इंडस वैली कल्चर का। इंडस वैली के लोग कैसे थे, अर्बन थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे, और एग्रीकल्चर भी वो लोग किया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने कंसोलिडेट होना शुरू किया था। हमने ये भी पढ़ा है कि उनको ज्यादा रूलिंग में या फिर ज्यादा अटैक्स में, कंकरिंग में, एक्सपेडिशंस में, यानी नए नए एरियाज को कब्जे में लेना, दूसरों पर अटैक करना, कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं इनका। जब वो दौर खत्म हुआ, उसके बाद कौन सा दौर आया, ऋग वैदिक एज आई। तो ऋग वैदिक एज में हमने क्या पढ़ा कि जो फैमिली का जो सबसे बड़ा आदमी होता था ना, जो मेल मेंबर होता था फैमिली का, उसको पूरी फैमिली का सरदार माना जाता था, पूरी फैमिली का हेड माना जाता था, यानी उसी की कमांड चलती थी। फिर इसी तरह से हमने देखा कि कोई बहुत बड़े राजा महाराजा वैदिक एज में होते नहीं थे। हर घर को जो उसका बड़ा मेल मेंबर था वो संभाल लेता था, वो उनको कमांड करता था। इसी तरह से घरों से मिलकर के गांव बनता था, गांव से मिलकर के क्या बनता था, सोसाइटी बनती थी। अब हम उस फेज से आगे बढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान को मेटल्स की नॉलेज आने लगी। जब मेटल्स का पता लगा उसने, तो उसने हथियार बनाना शुरू किए। जब हथियार बनाएगा तो ताकत आएगी अपने पास। अब जब ताकत आई है, तो अब उसको दिमाग में ये ख्याल आने लगा, यार क्यों ना मैं किसी एक एरिया को डीमार्केट करके उसको मैं अपना बना लूं। उसमें से जो भी रिसोर्सेज निकल रहे हैं, वो मैं अपनी जनता के लिए, खुद के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज करूंगा उसको। तो महाजनपदा का मतलब होता है किंगडम, ठीक है। इसका सिंपल वर्ड्स में ये मान लो, KINGDOM, किंगडम, यानी अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज रूल्ड बाय अ सिंगल एंटिटी या सिंगल रूलर। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते थे महाजनपदा। ये हिंदी वर्ड है असल में ये। तो महाजनपदा यानी जब किंग्स की रूलिंग स्टार्ट होती है, उस फेज को बोला जाता है द एज ऑफ महाजनपदा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन, इंसान ने कॉपर के बाद आयरन का यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। 6th सेंचुरी BC, देखो हमने वैदिक एज को कहां पर छोड़ा है, वैदिक एज। भाई साहब इस एज को हमने कहां छोड़ा था, अभी भी याद करो हिस्ट्री की टाइमलाइन को। यहाँ देखो, यहाँ देखो, 1200 से 600 तक। 600 पे मैंने छोड़ा है किसको, वैदिक एज को छोड़ा है। तो 600 के बाद क्या शुरू हुई है, एज ऑफ महाजनपदा। देखो, तो 6th सेंचुरी BC में क्या हुआ, आयरन का यूज काफी इंसान ने बढ़ा दिया, आयरन की नॉलेज हो गई थी इसको। कंडीशंस फॉर द सेकंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन, बिल्कुल जी, जो एज ऑफ महाजनपदा है, इसको सेकंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन बोला जाता है।
यानी ये शहरीकरण का दूसरा दौर था, जब इंसानों ने शहरों की तरफ बढ़ना शुरू किया था या फिर इंसानों ने शहर डेवलप करना शुरू किए थे। पहला दौर कब था? याद है ना? इंडस वैली कल्चर को फर्स्ट एरा ऑफ अर्बनाइजेशन बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। अच्छा जी, इनकी जो फ्लोरिशमेंट थी, जो इनकी डेवलपमेंट थी, कहाँ पर होने लगी वो? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार, यूपी और बिहार वाला एरिया। आज भी देखो भाई यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और उस ज़माने में भी जब मारा-मारी थी ना कि बसना कहाँ पर है, रहना कहाँ पर है, किस एरिया को अपने कब्ज़े में करना है, यूपी बिहार था भैया। रीज़न क्या था? मिट्टी बहुत लाजवाब, पानी अंधाधुंध था भई, क्लाइमेट बहुत प्यारा था, फसलें खूब उगती थी। उस ज़माने में इंसान को फसलें चाहिए थी खाने के लिए। जब भरपेट भोजन मिलेगा, तभी किसी पर अटैक करने का आइडिया भी आएगा। ठीक है? तो ये काफ़ी वैल्यूएबल फर्टाइल मिट्टी थी, इसलिए यहाँ पर पहली जो किंगडम्स हैं, वो धीरे-धीरे कंसोलिडेट होना शुरू हुई हैं। हुआ क्या भई, खेती-बाड़ी के लिए न्यू एग्रीकल्चरल टूल्स होने लगे। अब खेती और ज़्यादा एक्सपर्ट लोग करने लगे, काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को खेती के अंदर लाया जाने लगा। तो धीरे-धीरे आपको सीरीज़ समझ आ रही है ना? इंसान कैसे-कैसे उन जंगलों में से, गुफाओं में से निकल कर के धीरे-धीरे सेटल होता जा रहा है। जब सेटल होने लगा, अब इसको सिक्योरिटी का भी आइडिया आने लगा है कि यार अपने एरिया को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और उसको बचाना भी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो दूसरों पर अटैक भी करना चाहिए। अब धीरे-धीरे इंसान आगे बढ़ रहा है, ठीक है? अब देखो, टेरिटोरियल आइडिया वाज़ स्ट्रेंथेंड बाय द राइज़ ऑफ लार्ज स्टेट्स विथ टाउन्स एज़ देयर बेस ऑपरेशंस। पीपल्स एलिजियंस शिफ्टेड फ्रॉम जना टू जनपदा। लोग जो थे ना वो पहले अपनी ट्राइब में रहा करते थे। इंसान की अप्रोच कहाँ तक थी? अपनी ट्राइब तक। अपना जो उसका खानदान होता था ना, जो उसका कुल होता था, उस खानदान तक उसकी पहुँच होती थी। यानी हर इंसान की ये आइडिया था कि यार मेरा खानदान बचा रहे, मेरे खानदान को खाना मिल जाए, मेरा खानदान खूब फले-फूले, यानी उसकी सोच सिर्फ़ अपने फैमिली लाइनेज तक थी, अपने समाज तक थी। लेकिन महाजनपद एरा में क्या हो गया कि पूरे के पूरे उस पूरे एरिया में, उस पूरी किंगडम में जितने भी ट्राइब्स के लोग रहते थे, अब सब अपने आप को यूनाइट मानने लगे, क्योंकि कोई एक स्ट्रॉन्ग रूलर उनके ऊपर रूल करने लगा। सबको एक ही तरह के रूल्स में बांध करके, एक ही कल्चर में, एक ही तरह से एक सिंगल बंदा जब सब पे रूल करने लगा, तो धीरे-धीरे लोगों को जनपदा यानी किंगडम का आइडिया आने लगा। Agricultural surplus was collected by the princes to meet their military and administrative needs. अब जब हथियार बढ़ने लगे, जब एग्रीकल्चरल टूल्स में डेवलपमेंट होने लगा, जब लोहा यूज होने लगा, तो खेती भी ज्यादा होने लगी। जो लोग अपनी फसलें कंज्यूम कर लेते थे, जो एक्स्ट्रा बचता था उस पूरे किंगडम में, वहां से राजा क्या करते थे? अपने पास एक्स्ट्रा अनाज को इकट्ठा कर लेते थे। अब जो उनके पास स्टैंडिंग आर्मीज होती थी, जब राजा तभी बनेगा जब उसके पास आर्मी है। जब उसके पास आर्मी होती थी, अब आर्मी वाले बंदे खेत में तो काम करेंगे नहीं, तो जो अब वो खेत में तो काम नहीं कर रहे हैं, पर खाना तो उनको भी खाना है। तो जो किसान एक्स्ट्रा अनाज उगाया करते थे, राजा एज अ टैक्स वहां से अनाज इकट्ठा करके अपने पास अपनी स्टैंडिंग आर्मीज को फीड करने का काम किया करते थे। तो देखो कैसे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। एक एक्टिविटी से दूसरे का पेट भर रहा है, दूसरा दूसरे की। अब किसान खाना देते थे और जवान क्या करते थे? अपने किसानों की, अपने सोसाइटी की, अपने समाज की रक्षा करते थे उस जमाने में। तो इस तरह से सोसाइटी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने लगी, ग्रो होने लगी, डेवलप होने लगी। अब देखोगे भाई यहाँ लिखा है जो महाजनपदास थी। अब अगर मैं महाजनपदा को किंगडम बोल दूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यानी महाजनपद का मतलब है किंगडम्स। उस टाइम पर पूरे इंडिया में लगभग 16 बड़ी किंगडम्स थी, यानी 16 बड़े राजा 16 डिफरेंट किंगडम्स को रूल करते थे उस जमाने में। अब वो जो 16 किंगडम्स थी, वो दो कैटेगरीज की थी। उनमें कुछ स्टेट्स ऐसी थी, कुछ किंगडम्स ऐसी थी जो मोनार्कियल स्टेट्स थी। मोनार्किकल का मतलब जहां पर कोई एक सिंगल रूलर, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे फैमिली लाइनेज पूरी क्या करती थी? अपने अपने उन किंगडम्स पे रूल करती थी। और कुछ थी कैसी? रिपब्लिकन स्टेट्स थी। कुछ में जनता अपने नेताओं को चुना करती थी, किंगडम्स अपने किंग्स को चुनती थी। तो दो कैटेगरीज की ये महाजनपदा थे उस जमाने में। आज यहाँ पर इसमें आपको देख लेते हैं। अ, एक वहम बाहर निकाल देना कि ये जितना भी मैप दिख रहा है ना आपको, उस टाइम पर इसको सबको क्या बोलते थे? इसको इंडिया ही बोलते थे उस टाइम पर, यहाँ तक। इसी को बोलते हैं अखंड भारत। यानी उस टाइम पर कंसोलिडेटेड इंडिया था ये पूरा का पूरा।
तो जब मैं भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उस हिस्ट्री में आपने इन अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान और इंडिया, नेपाल, भूटान, इन सबको, बांग्लादेश, इन सबको मिला करके एक इंडिया मानना है उस टाइम पर, ठीक है। तो ये जो 16 महाजनपदा थे, इनमें से देखो कंबोज एक था, गंधार, आज की डेट में अफगानिस्तान को जो काबुल है ना, उसको उस जमाने में गंधार बोलते थे। कुरु, मत्स्य, अवंती, अस्माका, पंचाला, शूरसेना, वत्स, काशी, मगध। इस मगध को याद रखना भाई, ये वाला, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। मगध का नाम याद रखना, क्योंकि मगध की जो लोकेशन है ना, वो बहुत लाजवाब है। तो ये कुछ महाजनपदास के एरिया दिए हुए हैं, उस टाइम पर क्या क्या महाजनपद थे, ठीक है। अब हमें इन महाजनपदा की हिस्ट्री कहाँ से पता लगती है, तो देखो ये फिर से मैं आप रिपीट किया यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन ऑफ महाजनपदास इन वाले बुद्धिस्ट टेक्स्ट में और जैन टेक्स्ट में। वही पता ना आपको, हिंदुइज्म के बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दुनिया के सबसे पुराने धर्म है भाई, ठीक है। तो उस जमाने में जो बुद्धिस्ट लोगों की जो टेक्स्ट, जो इनकी बुक्स थी, उनके अंदर भी इन महाजनपदास का जिक्र किया हुआ है। और साथ में जो जैन टेक्स्ट थे, क्या नाम है उसका, भागवती सूत्र, इन वाली बुक्स के अंदर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, यानी in which books we find the mention of 16 महाजनपदास for the first time। तो देखो यहाँ पर बुद्धिस्ट, BUDDHIST, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसका नाम क्या था, देखो यहाँ पर अंगुत्तारा नियाका और महावास्तु। मैं यहाँ पर लिखता हूँ MAHAVASTU, महावास्तु प्लस अंगुत्तारा निकाया, ANGUTTARA, अंगुत्तारा निकाया। और जैनिज्म की कौन सी बुक में है, JAINISM, जैनिज्म, उस बुक का नाम है भगवती सूत्र, BHAGVATI, भगवती SUTRA, सूत्र। ये दो काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनमें हमें इन महाजनपदों का जिक्र देखने को मिलता है हिस्ट्री के अंदर। अब इसमें एक और बात लिखी है, लिच्छवी किंगडम ऑफ वैशाली। वैशाली को ढूंढो मैप के ऊपर, कहां पर है वैशाली, देखो वैशाली, वैशाली, ये पूरा मैप दिया हो भाई, इसके ऊपर वैशाली, आप लोग ढूंढ लेना कहाँ पर है। यहाँ नहीं मिलेगा तो गूगल कर लेना, वहां पर मैप के ऊपर वैशाली किंगडम को ढूंढना, उसके बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। लिच्छावी किंगडम ऑफ वैशाली, यानी वैशाली में जो लिच्छावी खानदान के जो राजा थे ना, इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 500 BC। वैशाली, VAISHALI, जो वैशाली किंगडम थी, ये फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट थी, फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट। स्टेट का मतलब ये पहला रिपब्लिकन महाजनपद था वैशाली, इस वाली फैक्ट को ध्यान में रखना। और यहाँ देख लो, महाजनपदास लिटरली मींस ग्रेट किंगडम, यानी बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, बड़ी बड़ी किंगडम्स थी उस जमाने में, ये इनको महाजनपदास बोला जाता है। अब 16 महाजनपद थे टोटल, यानी 16 बड़ी किंगडम्स थी। कितनी टोटल, ये 16 किंगडम्स। एक सेकंड जरा रुकना, मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। 16 किंगडम्स थी ये। 16 में से जो मगध थी, एक का नाम था मगध, मगध, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके ऊपर मैं ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है हिस्ट्री में, इसी को बार बार पढ़ा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। अब देखो यहाँ पर मगध, वत्स, अवंती, कौशला, ये 4 पावरफुल महाजनपद थे उस जमाने के। अकॉर्डिंग टू महाभारता, बृहद्रथ was the founder of earliest Magध dynasty। महाभारत है ना, महाभारत बुक में ये लिखी है बात, ये स्क्रिप्चर में ये बात लिखी हुई है
कि बृहद्रथ नाम से बंदा था, किंग था बृहद्रथ। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अर्लीस्ट मगध डायनेस्टी। मगध पे जितने भी खानदानों ने राज किया, जितने भी रूलर्स ने राज किया ना, सबसे जो पहली जो फैमिली थी रूलर्स की, उसका जो फर्स्ट राजा था उसका नाम क्या था? बृहद्रथ। फर्स्ट रेफरेंस ऑफ मगधा अकर्स इन द अथर्ववेदा। सबसे पहली बार जो अथर्ववेद है, जो फोर्थ वेदा है, अथर्ववेद में मगध के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ इस पेज के ऊपर क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। मगध, MAGADHA, मगधा, इसका फाउंडर कौन था? उसका नाम है बृहद्रथ, BRIHADRATHA, बृहद्रथ था। ठीक। अब मगध का जो मेंशन है सबसे पहली बार कहां पर हुआ? अथर्ववेद में। ATH, एक मिनट, ATHARVA, अथर्ववेदा। फर्स्ट टाइम इतिहास में पहली बार मगध डायनेस्टी को, सॉरी, मगध किंगडम को अथर्ववेद में डिस्कस किया गया था। और महाभारत से हमें ये पता लगता है कि बृहद्रथ नाम का जो किंग था वो उसका पहला रूलर था। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं। आप सीधा इस वाले QR कोड को स्कैन करके इन लिंक्स को आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे के सारे PDF मिलते हैं। हमारे लेक्चर्स जो भी आप इस स्क्रीन पे देखते हो वो सारे के सारे PDF फॉर्म में आप इस टेलीग्राम ग्रुप को, इस चैनल को ज्वाइन करके वहां से एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब चैनल है हमारा ये। आप इसको अगर सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमें पैसे आते हैं भाई, उससे हमें इनकम होती है। अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है। और ये तो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहो तो इस पे भी आप आ सकते हो। ठीक है। बात हो रही है किसकी? मगध अंपायर की, या मगध, MAGADHA, मगध। मगध का जो एरिया है ना, एक बार मैप पे चलते हैं फटाफट से। यहाँ देख लोगे, एक सेकेंड, यहाँ देखोगे मगध, ये वाला एरिया। अब देखोगे आज की टाइम पर, इस टाइम पर एट प्रेजेंट, ये कौन सा एरिया है? प्रयाग। ये जो एरिया है ना, ये वाला यूपी, बिहार, झारखंड, इन वाली स्टेट्स को मिला करके, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स को मिला करके उस जमाने में इस एरिया को क्या बोलते थे? मगध बोलते थे। तो इस मगध के ना लोकेशन को, इसकी सिचुएशन को, इसकी लोकेशन कहाँ पर है उसको याद रखना। तो हम उसको फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो डायनेस्टी थी जिसने मगध पे रूल किया उसका नाम क्या है? हर्यंका डायनेस्टी। कलर कोई और उठाते हैं, हर्यंका डायनेस्टी। ठीक है। फर्स्ट डायनेस्टी हर्यंका, 545 BC में इसने अपने रूलिंग की फाउंडेशन रखी और 412 ईस्वी तक ये रूल चला इनका। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा वाज राजगीर। कैपिटल उस शहर को बोलते थे जहां से राजा लोग बैठ करके अपने पूरे किंगडम के ऊपर रूल किया करते थे। तो मगध की जो सबसे पहली कैपिटल है उसका नाम है राजगीर। उसको गिरवी राज भी कहते थे उस जमाने में। अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज पिलग्रिम, बिम्बिसारा फाउंडेड दिस डायनेस्टी एट द फुटहिल्स लाइंग नॉर्थ ऑफ राजगीर। ये जो राजगीर सिटी है ना, यहां देखोगे हर्यंका डायनेस्टी। मगध का जो पहली रूलिंग डायनेस्टी थी उसका नाम था हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था, फर्स्ट रूलर, उसका नाम क्या था? बिम्बिसारा, BIMBISARA, बिम्बिसारा। समझ गए? मैं इस पेज के ऊपर फाइनली आपको रिकैप करवाऊंगा, पर समझते चलो। बिम्बिसारा ने हर्यंका डायनेस्टी को स्टार्ट किया 545 में, और 412 BC तक ये पूरा खानदान चला इनका। बिम्बिसारा के बाद कौन आया? अजात शत्रु, इसका बेटा था। अजात शत्रु उस जमाने में पैदा हुआ जिस जमाने में इस दुनिया में महात्मा बुद्धा यानी गौतम बुद्धा भी रहते थे। बुद्धा पता है ना, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो जिस जमाने में बुद्धा का जन्म हुआ था उसी दौर में अजात शत्रु भी, यानी ये दोनों लोग
कंटेम्परेरी थे एक दूसरे के। वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी। अजात शत्रु के बारे में एक बात याद रखना कि इस बंदे के पास ये पहला किंग था जिसने परमानेंट आर्मी को एस्टेब्लिश किया था अपने किंगडम को बचाने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। He consolidated his position by maintaining matrimonial alliances. खूब सारी शादियां करना और नए नए इलाकों के साथ रिश्ते बनाना, ये इन लोगों का तरीका होता था क्या करने का, अपने किंगडम्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने का। Magadha became the dominant empire in the 6th century BC because of conquest and diplomatic relations of Bimbisara with other neighboring kingdoms. भाई उस टाइम पर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा मजबूत 16 में से सबसे मजबूत कौन था, मगध। इस पेज के बारे में क्या पढ़ा, जो नंबर 1 फैक्ट हमने पढ़ा वो क्या है कि बिम्बिसारा, BIMBISARA, ये कौन था, फाउंडर किसका, हर्यंका डायनेस्टी का, HARYANKA, हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका कौन सी डायनेस्टी है, फर्स्ट डायनेस्टी है जिसने मगध पे रूल किया है, मगध पे। इतनी बात समझ आ गई। बिम्बिसारा का बेटा कौन था, अजात शत्रु, AJATSHATRU। अजात शत्रु, क्या पहचान थी, क्या खासियत थी इस बंदे की, अजात शत्रु वाज द फर्स्ट किंग टू हैव अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। इसको लिख देते हैं हम लोग यहां पर, फर्स्ट किंग टू हैव STANDING स्टैंडिंग आर्मी। इस बात का क्या मतलब हुआ कि अभी तक हमने जितने भी हिस्ट्री पढ़ी है, स्टोन एज से फिर वैदिक एज पढ़ी, फिर इंडस वैली एज पढ़ी, जो भी पढ़ा हमने, इन सारी एजेस में से निकल के अजात शत्रु वो पहला किंग था जिसने आर्मी को एस्टैब्लिश किया। इसने बोला यार फौज होनी चाहिए अपने पास लड़ाई लड़ने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये पहला राजा था जिसने आर्मी बनाई थी। शायद इसी ये भी एक कारण रहा होगा कि मगध सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल स्टेट बन के उभरा उस टाइम पर। अब हरंका के बारे में और क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द डेथ ऑफ बिम्बिसारा, बिम्बिसारा फाउंडर है ना, याद रखना इस बात को, बिम्बिसारा कौन है, फाउंडर, फाउंडर किंग है ये। एट द हैंड्स ऑफ हिज सन अजात शत्रु, कौशला, कुशला देवी हु ब्रॉट काशी विलेज एज डाउरी, died of grief, causing King Prasenjit to revoke the king of Kashi, triggering a war between Koshala and Magadha. Ajatashatru was trapped by ambush and captured with his army. After a long war, Ajatashatru succeeded in defeating Prasenjit by manipulating his minister Drigacharyan. In a peace treaty, Kashi was restored to Magad and Ajatashatru married to Prasenjit's daughter Vajira. बड़ी प्यारी सी कहानी है भाई। हरेंका का फर्स्ट रोल था बिम्बिसारा, और बिम्बिसारा और अजात शत्रु की आपस में अनबन हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और बेटे ने बाप को मार दिया। जब बेटे ने बाप को मारा तो जो रानी थी उसका नाम क्या था, कौशला, ये बिम्बिसारा की वाइफ थी, यानी अजात शत्रु की माँ थी। बहुत सारी शादियां कर रखी होंगी, ठीक है, लेकिन राजा की डेथ के बाद कौशला जो थी वो सदमे से मर गई। उसको इतना दुख हुआ कि वो उस दुख के कारण मर गई वो। अब हुआ क्या कि जो इसके पापा थे प्रसेनजीत, यानी कौशला का जो मायका था, जो उसकी किंगडम थी, उस किंगडम ने अजात शत्रु पे अटैक कर दिया इस बात को लेकर के, और दोनों में बहुत लंबा युद्ध चला, और फाइनली जो है अजात शत्रु जीत जाता है। तो इस तरह से मगध ने क्या कर दिया, अपने अंदर अपनी टेरिटरी में एक और एरिया को भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, बुद्धा died during the reign of अजातशत्रु who patronized first Buddhist council। एक काम क्या हुआ था इसमें, ये सुन लो। गौतम बुद्धा जो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है, भगवान बुद्ध, इनकी डेथ हुई थी अजात शत्रु के जमाने में, और अजात शत्रु ही वो पहला बंदा है जिसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था, यानी उसी के रूलिंग पीरियड में बुद्धिज्म की जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको कंडक्ट किया गया था। ये बात याद रखने वाली है।
Jaina texts tell us how Ajatashatru used two new weapons in his campaign. पहला था catapult, इसको महाशिला कंटक कहते हैं हिंदी में, एंड द कवर्ड चैरियट, जिसको रथ मुसाला कहते हैं, विद स्विंगिंग मेस। अजातशत्रु ने दो हथियार इंट्रोड्यूस किए थे अपनी फौज के अंदर। उसके पहले हथियार का नाम था कैटापल्ट। कैटापल्ट क्या था भाई, ये लकड़ी का जुगाड़ होता था बस एक। इसमें क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों को ना उस सांचे में डाल करके उससे फेंकते थे। बस ये पत्थर को फेंकने वाली एक बहुत बड़ी तोफ मान लो, जैसे तोफ गोला फेंकती है ना, इस तरह से उस जमाने में बड़े बड़े पत्थरों को उसमें डाल करके फेंका जाता था। कैटापल्ट था। और कवर्ड चैरियट, ये कुछ रथ की टाइप थी भाई, जो रथ होते हैं ना घोड़े जिसमें बांधे जाते हैं, कुछ स्पेशल टाइप का रथ था, जिसकी हेल्प से वार को काफी एफिशिएंसी के साथ लड़ा जाता था। तो इस बंदे ने अपनी आर्मी में दो स्पेशल तरह के वेपन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। Ajatashatru was succeeded by his son Udain. He built the fort upon the confluence of the river Ganga and Son at Patna. पटना को उस जमाने में पाटलिपुत्रा कहते थे। He transferred his capital from Rajgir to Patna, Patliputra. He was succeeded by Anuruddha, Mandha and Nagadusak. चलो जी इस पेज को रिकैप कर लेते हैं। इस पे हमने क्या क्या पढ़ा, अजात शत्रु को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, SHATRU। इसने क्या किया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को, पहली बात तो बुद्धास डेथ हुई यहाँ पर इसके जमाने में, बुद्धास डेथ, ये बड़ी बात थी भाई उस जमाने में, ये बड़ी इवेंट थी। उसके बाद इस बंदे ने क्या किया था, अजातशत्रु ने, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थी भाई, जो बुद्धिज्म जो रिलीजन है ना, इसके जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर थे उस जमाने के, उन सब की एक गैदरिंग करवा करके उनकी मीटिंग करवाना, उनकी एक असेंबली करवाना, उसको बुद्धिस्ट काउंसिल बोला जाता है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कंडक्टेड बाय अजात शत्रु। और इसने क्या किया था भाई, एक बात हो गई, दो, नंबर 3 पे इसने दो वेपन्स, कौन कौन से, टू वेपन्स, पहले का नाम क्या था, कैटापल्ट, कैटापल्ट, और नंबर 2 क्या था, कवर्ड चैरियट, ये दो बात की थी। और जो हरेंका डायनेस्टी है, पर यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं, HARYANKA, हरेंका डायनेस्टी पे 3 मेजर रूलर्स ने रूल किया। नंबर 1 पे कौन था, वन था बिम्बिसारा, BIMBISARA, बिम्बिसारा। बिम्बिसारा का बेटा कौन था, अजात शत्रु, जिसने बाप को मार दिया, अजात शत्रु। और अजात शत्रु के बाद थर्ड कौन सा आया, उसका नाम था उदाइन, UDAYIN, उदाइन। इसके बाद कुछ और भी आए छोटे मोटे, पर वो नॉट वर्थ टू मेंशन है, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट डायनेस्टी जिसने मगध पे रूल किया है, MAGADHA, मगध पे रूल करने वाली पहली जो डायनेस्टी थी उसका नाम क्या था, हरेंका। इसके 3 फेमस रूलर थे ये वाले, बिम्बिसारा, अजातशत्रु और साथ में उदाइन। चलते हैं आगे। मगध पर रूल करने वाली जो सेकंड डायनेस्टी है, नंबर 2, देख लो यहां पर इसको, हम बात कर रहे हैं मगध की, मगध पे फर्स्ट रूल किया हरेंका डायनेस्टी ने, जिसमें बिम्बिसारा आया, अजातशत्रु आया, उसके बाद उदाइन आया। उसके बाद ये डायनेस्टी खत्म हुई, एक और पावरफुल फैमिली आई जिसने इन लोगों को पछाड़ करके खुद अपने आप को वहां पर राजा बना दिया। तो उस सेकंड डायनेस्टी का नाम क्या है, शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा फाउंडेड द डायनेस्टी, सॉरी, शिशुनागा फाउंडर ऑफ डायनेस्टी वाज अर्लियर अ वाइसराय ऑफ वाराणसी, shifted his capital to Vaishali temporarily. He was defeated by Pradyota dynasty of Avanti and making the part of Magad Empire. Kalasoka was known as
Kakarvarna. He shifted his capital from वैशाली टू पाटलिपुत्रा. सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, देखो भाई शिशु नागा जो डायनेस्टी है इसका सबसे फेमस रूलर उसका नाम क्या है? कालासोखा. इसको इसका फाउंडर माना जाता है. FOUNDER. वैसे तो ट्राई इस बंदे ने की, एक सेकंड. ठीक है जी. हाँ, जो शिशु नागा का फाउंडर था वो एक वायस राय था भाई. पहले कहाँ का? वाराणसी का. उसको डिफीट कर दिया था अवंती नाम के महाजनपद में. और इस डायनेस्टी में जो फेमस नाम आता है वो किसका आता है? कालासोखा का. ये किंग था. उसने मगध की कैपिटल को वैशाली से उठा करके पाटलिपुत्रा को शिफ्ट कर दिया था. दो काम हो गए. और इसने क्या किया था? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट किया था वैशाली के अंदर, यानी उस शहर में. He was killed by the founder of the Nanda dynasty, महापद्मनंदा. ये डायनेस्टी 412 से लेकर के 344 तक, इतने सालों तक इसने रूल किया है. और फाइनली इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर को किसने मार दिया था? जो अगली डायनेस्टी आने वाली है मगध पे रूल करने वाली. तो इस वाले पेज पे क्या पढ़ा हमने? यहाँ देख लो. नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा? कालासोखा. KALASHOKA. कौन था ये? फाउंडर था. किसका? शिशु नागा डायनेस्टी का. शिशु नागा का. ठीक. इसने काम क्या किया था? हेल्ड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल. बुद्धिस्ट काउंसिल. और क्या हुआ? किल्ड बाई MAHA PAD महापद्मनंदा. अब देखो, जब शिशु नागा डायनेस्टी का जो रूलर था उसको मार दिया, जब वो किल हो गया, उसके बाद क्या होगा? एक नई डायनेस्टी जो है वो मगध पे आके बैठेगी. ठीक है. जिसका पहला रूलर क्या है? महापद्मनंदा. तो ये दो कहानी खत्म हो गई. फर्स्ट डायनेस्टी थी कौन सी? हरेंका. सेकंड वाली शिशु नागा. थर्ड पे चलने वाले हैं जिसका नाम है नंदा डायनेस्टी. अब नंदा देखो क्या है, इसके बारे में खासियत क्या है? फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी. अभी तक ऐसा माना जाता था कि जो भी राजा हैं वो क्षत्रिय क्लैन से आते थे, वो क्षत्रिय वंश से आते थे. क्षत्रिय मीन्स जो चार वर्ण है ना भाई, देखो यहाँ पर क्या कहें. ब्राह्मण्स, BRAHMINS, ब्राह्मण्स. सेकंड नंबर पे आते थे क्षत्रियास, KHSHTRIYA. स्पेलिंग को माइंड मत करना. क्षत्रियास. थर्ड नंबर पे वैश्यास. और नंबर 4 पे शूद्रास. शूद्रास. ये चार वर्णास हैं. ये चार सेक्शंस ऑफ सोसाइटी माने जाते थे उस टाइम पर. तो अभी तक हमने जितनी भी दो डायनेस्टीज को पढ़ा है, चाहे वो शिशु नागा है चाहे वो हरेंका डायनेस्टी है, दोनों के जो रूलर थे वो क्षत्रिय डायनेस्टी से आते थे. यानी सॉरी, वो क्षत्रिय कास्ट से आते थे, इस वजह से क्षत्रिय क्लैन से. ठीक है. लेकिन जो नंदा है ये फर्स्ट डायनेस्टी थी जो नॉन क्षत्रिय थी, यानी ये क्षत्रियास नहीं थे, ये फाइटिंग क्लास में से नहीं थे ये लोग. ठीक है. तो इसके बारे में ये फैक्ट आप ध्यान में रखना. अब चलते हैं आगे. They ruled during the 4th century BC in North India, who maintained a huge army like 2 lakh infantry, 60,000 cavalry, 3 to 6,000 war elephants, and effective taxation system was followed. वाह भी वाह. नंदास का जो रूल था ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और काफी डिसिप्लिन था ये. और इन लोगों की पहचान क्या थी? 2000 इन्फेंट्री, सॉरी 2 लाख जो सोल्जर्स थे वो इनके आर्मी में फुट सोल्जर्स थे, पैदल सैनिक थे इनकी आर्मी में 2 लाख के आसपास. और 60,000 इनके पास कैवलरी, घुड़सवार, वो सोल्जर्स थे जो घोड़े की पीठ पर बैठ करके लड़ाई लड़ने, युद्ध में जाया करते थे. उसके बाद 3 से लेकर के 6,000 वॉर एलिफेंट्स थे, युद्ध में लड़ने वाले हाथी थे जो युद्ध में लड़ाई के टाइम पर यूज किए जाते थे. तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस जमाने में किस टाइम की बात हो रही है ये?
345 BC, यानी अभी तक क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ है दुनिया में, उससे पहले के जमाने की बात हो रही है ये। तो हिसाब लगाओ कि कितनी बड़ी और कितनी स्ट्रांग आर्मी रही होगी इन लोगों की। दे ओवरथ्रू कलाशोखा इन द ईस्टर्न इंडिया। हमने अभी पीछे पढ़ा है ना कि शिशुनागा डायनेस्टी का जो फाउंडर था, जो उनका सबसे बड़ा राजा था कलाशोखा, उसको मार दिया था किसने? महापद्मनंदा ने, इस बंदे ने, जिसने इस डायनेस्टी को शुरू किया है। Was the founder of this dynasty? He claimed to be एकरात। इस बंदे ने खुद का नाम क्या रखा था? एकरात, यानी इसने खुद को टाइटल दिया था। इसका मतलब क्या होता है? सोल्ड सोवरेन हु हैड डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस। उस जमाने में इंडिया के आसपास जितने भी 16 महाजनपद थे, इस बंदे का ये मानना था कि सबसे स्ट्रांग मैं हूं और मैंने बाकी सबको मिटा के रख दिया है। इसका मतलब होता है एक रात, यानी वन हु कुड नॉट बी डिफीटेड। एक छत्र सर्व क्या लिखा हुआ ये? सर्व क्षत्र क्षत्रनाका, क्या लिखा हुआ ये? सर्व क्षत्र तका, कुछ बहुत लंबा वर्ड है ये, या फिर उग्रसेन। ये इसने अपने आप को टाइटल दिए हुए थे, ये खुद को इन नामों से बुलाना इसको पसंद था। An inscription found in the famous Hathi Gumpa of Kharavela refers to the conquest of Kalinga by महापद्मनंदा। कलिंगा भी एक स्टेट थी उस जमाने में जो उड़ीसा के आसपास है आज में, ठीक है। तो एक बुक में, एक इंस्क्रिप्शन में, यानी एक कोई शिलालेख है, उसके ऊपर ये बात लिखी हुई है कि महापद्मनंदा ने कलिंगा पे भी अटैक किया था। ही ब्रॉट अ स्टैचू ऑफ जीना फ्रॉम कलिंगा। तो उसने अटैक करके कलिंगा को हराया था और वहां से उसने क्या किया था? स्टैचू ऑफ जीना, एक विक्ट्री साइन इसने वहां से उठा करके अपने घर में वापस लाया था। धनानंदा वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर। ये जो नंदा डायनेस्टी है, इसका सबसे लास्ट का रूलर था, उसका नाम क्या है? धनानंद। जिस जमाने में इस बंदे ने रूल किया था, उसी जमाने में ग्रीक के मैकडोनिया में अलेक्जेंडर नाम का बंदा रूल किया करता था। यानी जिस जमाने में सिकंदर का रूल था, उसी जमाने में इंडिया में कौन रूल कर रहा था? मगध में धनानंद। और कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी। ही इज ऑल्सो रेफर टू एज अग्रमीज जेंड्रेम्स। ठीक है जी, अलेक्जेंडर को कुछ इस नाम से भी जाना जाता है। Owing to the opportunity of Dhanananda, Chandragupta Maurya with the help of Chanakya defeated Dhanananda and established Maurya dynasty at Magad। ठीक है जी, जब धनानंदा को हराया तो धनानंदा के बाद चंद्रगुप्त मौर्य नाम का किंग जो था, उसने मगध डायनेस्टी की, मगध जो किंगडम था उसकी रूल अपने हाथों में ले लिया उसने। किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। इस नाम को याद रखना, धनानंदा, DHANANANDA। धनानंदा ये लास्ट रूलर था। इसको किसने डिफीट किया? इसको किसने मारा? इसको मारा चंद्रगुप्त मौर्य ने। CHANDRA, चंद्रगुप्त मौर्य, AURYA, मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किसने किया? हेल्प किसने की? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा उसकी वहां पर? उसका नाम था, उनका नाम था चाणक्य, CHANAKYA, आचार्य चाणक्य। इनका नाम खूब सुना है हिस्ट्री के अंदर। इनकी बुक्स, इनकी स्ट्रेटेजीज, इनकी रणनीतियां, बहुत कुछ। इनकी जो फेमस बुक है चाणक्य नीति, द पॉलिसी ऑफ चाणक्य, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो ये दौर शुरू होता है किसका? मौर्यन डायनेस्टी का। यानी नंदास के बाद कौन सी डायनेस्टी है रूल करने के लिए? मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखो भाई, मौर्य डायनेस्टी एट मगध। वन ऑफ हिज जनरल्स इज नोन एज भद्रसाला। भद्रसाला ने क्या किया? ही इज ऑल्सो credited with invention of a particular measure known as नंदो प्रकर्मी according to पाणिनि। एक ऋषि थे, पाणिनि नाम था उनका। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर क्या हुआ था? एक स्पेशल मेजर को यूज किया गया था, ये उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये इन्वेंशन हुई थी इनके जमाने में एक। अब देखो कुछ टर्म्स हैं भाई जो हमारे इस मगध डायनेस्टी और महाजनपदा वाले पीरियड को जो डीमार्केट करती हैं, डिनोट करती हैं। कुछ टर्म्स देखो क्या क्या हैं। व्रीहि एंड
सली, इसका मतलब क्या था? न्यू वेरिएंट्स ऑफ राइस। भाई इस जमाने में महाजनपदा के टाइम पर व्रीहि एंड सली, ये दो वर्ड्स क्या हैं? ये राइस की कुछ दो अ, और वैरायटीज हैं कुछ, जिनको इस जमाने में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर देखो करिसा, निवर्तन एंड कल्यूपा, इसका मतलब है यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट। जैसे आज हम जमीन नापते हैं ना, कनाल्स में, एकड़ में, बीघा में, उस जमाने में जमीन को नापने की जो यूनिट्स थी वो क्या थी? ये वाली थी। याद देख लो इनको। होता क्या है, जेकेएसएसबी अपने एमसीक्यूज में कई बार इस तरह के वर्ड्स उठा करके पूछ लेता है कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो पूछ लेगा कि क्या था ये, रिवर के नाम थे, लैंड मेजरमेंट की टाइप्स थी, या फिर क्या था? तो हमें वहां पर उस चीज को याद रखना है। अब सीता, सीता किसको बोलते थे? स्टेट लैंड्स को, जो सरकारी जमीन होती थी, जो राजा की जमीनें होती थी, उनको सीता बोला जाता था। सार्थक, कैवर्नस, कैवर्नस, सार्थक क्या होते हैं भाई? कैरावेन्स क्या होती हैं? आज के जमाने में जब लोग मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो कैरावेन्स का यूज करते हैं ना। उस जमाने में भी बड़े बड़े कारवांस को, जो ग्रुप्स में लोग ट्रेवल करते थे, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता था, सार्थक। श्रेष्ठी बैंकर्स, देखो भाई, शैली ट्रांसप्लांटेशन, गृहपतिज, पीजेंट प्रोपराइटर्स, ये कुछ चीजें हैं। अब एक बात को याद रखना आप लोग, अभी तक हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इंडियन हिस्ट्री को, अभी तक बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है हमने उसको नहीं देखा है। इंडिया के लोग आराम से अपनी मिट्टी में फसलें उगा रहे हैं, पानी में मौज मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, घर में कहानी चल रही है बस। अभी तक बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है? जैसे धनानंदा ने खुद को एक रात बोला हुआ था कि इस पूरे दुनिया में जितने भी किंग्स हैं, मैंने सबको मिट्टी में मिला दिया हुआ है। अब हम एक फॉरेन इन्वेजन को पढ़ते हैं सबसे पहली बार, यानी ये पहला दौर था जब इंडिया पे फॉरेन से, बाहर से किसी रूलिंग डायनेस्टी ने, किसी किंग ने इन्वेड किया था, उस पर अटैक किया था। चलो इसको पढ़ लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। थक गए हो क्या? अगर बोर हो रहे हो, यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, रोको, छोड़ो फोन को यहीं पर, थोड़ा बाहर जाओ, 5 मिनट घूम फिर के आ जाओ, पानी पी के आ जाओ, कुछ स्नैक्स ले लो, और 5 मिनट की ब्रेक के बाद फिर वापस जाग करके, सो करके वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है, जाग के आना है वापस, और आराम से मस्ती में अपने नोट्स बनाते हुए, अरे भैया जी यहाँ जाओ ना, नोट्स बनाते हुए, एक सेकंड में देख लूँ ये चल भी रहा है या नहीं, मेहनत बेकार हो जाए सारी वरना। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है। तो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इन्वेजन बाय अ फॉरेनर किंग टुवर्ड्स इंडिया। हमारे इंडिया पर जो हिस्ट्री में सबसे पहली बार जो कुछ अटैक्स हुए हैं, हम पहले अटैक को पढ़ने वाले हैं। वाह भाई वाह। यहाँ देखोगे मैकडोनियन इन्वेजन, मैकडोनिया नाम की एक स्टेट थी। पहले एक सेकंड आप लोगों को मैं मैकडोनिया दिखा लेता हूँ। MCDONIA, मैकडोनिया ऑन मैप। चलो तब तक चलते हैं, बता देता हूँ मैं आपको। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर जो किंग था ना, जिस किंगडम में बैठ करके वो राज किया करता था, उस किंगडम को बोलते थे मैकडोनियन किंगडम। ठीक है, तो मैकडोनिया क्या था भाई? मैकडोनिया, MACDONIA, मैकडोनिया, ये थी किंगडम ऑफ अलेक्जेंडर। अगर आज के जमाने में इस शहर को देखना हो तो ये कहाँ मिलेगा? जो इस टाइम पर जो यूरोप की सदर्न मोस्ट कंट्रीज में से एक कंट्री है, उसका नाम है ग्रीस, GREECE। मैप में ये इटली के पास मिलेगी, देख लेते हैं अगर मैप खुल गया हो तो। शुक्र है भाई, यहाँ देख लो। इसको देख लेते हैं।
तो मैकडोनिया से जो किंग था अलेक्जेंडर, उसने पहली बार अटैक किया था, यानी ये फर्स्ट कोई फॉरेन का किंग था जिसने पहली बार इंडिया पर अटैक किया था। इससे पहले किसी ने बाहर से अटैक नहीं किया हुआ था, ऐसा हमें खासकर इतिहास में पता नहीं है अभी तक। हमारे बुक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उससे पहले भी कोई अटैकर आया था। In the 4th century BC, the Greeks and the Iranians fought with one another for supremacy. Alexander of Macedonia, son of Philip of Macedonia, Greece, defeated Darius and conquered Asia Minor. आज का जो तुर्की है ना, TURKEY, तुर्की को उस टाइम पर क्या बोलते थे, अभी भी क्या बोलते हैं, एशिया माइनर बोलते हैं इसको। तो हुआ क्या भाई, जो अलेक्जेंडर था, इसने डैरियस, किंग डैरियस को हरा दिया इसने अटैक करके। और डैरियस को हराने के बाद आज की जो तुर्की है, इराक है, ईरान है, यानी इंडिया के काफी पास तक किसका किंगडम आ गया, अलेक्जेंडर का। इस राजा की जो पहुंच थी ना, वो इंडिया के काफी पास तक पहुंच गई। और मैंने आपको पहले बताया है कि उस टाइम पर ईरान के साथ किसका बॉर्डर लगता है, आज के अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान उस टाइम पर इंडिया का ही पार्ट था। इट मीन्स कि अलेक्जेंडर कहां तक पहुंच गया, इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गया किंग डैरियस को हराने के बाद। आगे क्या हुआ, द नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज divided into many independent monarchies and tribal republics which were strongly connected to the soil and had a fierce love of the principality over which they ruled. अब जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, इस पर अभी के पाकिस्तान का एरिया, बलोचिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान का एरिया, इस एरिया में जितने भी लोकल रूलर्स जो रूल किया करते थे, उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था भाई। अपने अपने एरिया से वो बहुत प्यार करते थे, जी जान लगा देते थे उनको बचाने के लिए। अब हुआ क्या, among the rulers of these territories, two were well known. अब कौन कौन लोग यहाँ पर रूल करते थे भाई, उनमें से एक खास नाम क्या है, अम्भी, ये तक्षशिला का राजा था। और पोरस, ये पंजाब का राजा था भाई, पोरस। ठीक। अब जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर आना था, तो सबसे पहली मुलाकात किससे होने वाली थी, पहली मुलाकात जो हुई वो किससे हुई, Alexander moved towards Kabul after the conquest of Iran, and from there he marched to India through the Khyber Pass. अलेक्जेंडर डैरियस किंग को हराने के बाद काफी मोटिवेटेड था और ये इंडिया की तरफ और आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो इंडिया को पता ना आपको, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, हमारे पीर पंजाल रेंज है या फिर पहाड़ है, हमारे हिमालयस है। उन हिमालयस में ना हर जगह से बंदा क्रॉस नहीं कर सकता है, तो अगर किसी को बाहर से आना है तो उसको पासिस का यूज करना पड़ेगा। पहाड़ों में जो कम हाइट वाले जो रास्ते होते हैं ना, उनको बोलते हैं, यानी दो पहाड़ ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं, उनके बीच में से ना कटा हुआ एरिया होता है बीच में, सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है जहां से बंदा क्रॉस कर सकता है, उन क्रॉसेस को बोलते हैं पासिस। तो अलेक्जेंडर ने कौन से पास का यूज किया था, खाइबर पास। इस वाले रास्ते को क्रॉस करके अलेक्जेंडर कहां एंटर हुआ था, इंडिया में एंटर हुआ था उस टाइम पर। तो इस पेज पर क्या पढ़ा हमने कि अलेक्जेंडर है, इसने सबसे पहले किसको हराया, किंग डैरियस। किंग डैरियस, डैरियस किंग को हराने के बाद ये कहां पहुंचता है, खाइबर पास से होता हुआ ये इंडिया में इंटर कर जाता है। ठीक है, खाइबर पास से एंटर होता हुआ ये इंडिया में एंटर करता है अटैक करने के लिए। अब देखो इसने इन्वेड क्या कहां किया, बैटल ऑफ हाइडेस पास। जो लड़ाई अलेक्जेंडर ने जो अटैक मारा था, उस फाइट को क्या बोला जाता है, द बैटल ऑफ हाइडेस्पस। आफ्टर कंकरिंग द पर्शियन एम्पायर, अलेक्जेंडर decided to probe into northern India. King Porus of Paurva blocked Alexander's advance on the Hydaspes river, now the Jhelum. ये जो हाइडेस्पस है ना, जो आज हमारी कश्मीर में जो झेलम रिवर बहती है ना, एक सेकंड, JHELUM, झेलम रिवर को ही उस जमाने में, उस एज में क्या बोला जाता था, HYDESPES, हाइडेस्पस। इस रिवर के किनारे टफ बैटल हुई थी, किसके बीच में, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। यानी जो इंडिया का जो किंग था उस टाइम पर, इंडिया को तो नहीं बोलेंगे, पर जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, उस पूरी किंगडम पे रूल करते थे कौन, किंग पोरस। और अटैक किसने किया था, अलेक्जेंडर ने। ऐसी बैटल हुई थी कि
अलेक्जेंडर की फिर हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो इंडिया के बाकी जो 16 महाजनपद थे उनमें से भी किसी के टेम्परेचर को चेक करता। वहीं से वापस चला गया था वो, और रास्ते में ही वापस मौत हो गई थी, पता ना ये बात आपको। दिस बैटल वाज फॉट इन 326 बीसी, 326 बीसी में ये बैटल हुई थी। देखो हम 326 पे पहुंच गए, हम धीरे धीरे जीरो के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। इट वाज द फोर्थ एंड लास्ट पिच्ड बैटल fought by Alexander the Great during his campaign of conquest in Asia। भाई साहब, इससे पहले अलेक्जेंडर ने 3 बैटल्स लड़ ली थी और तीनों जीत ली थी उसने। फोर्थ बैटल हुई किसके साथ? पंजाब में पोरस के साथ। और किंग पोरस ने ऐसी बैटल ली थी, ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि उसके बाद अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था उसने। तो फटाफट से डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हमने आज। वैदिक एज को हमने छोड़ा था, तो वहां से हमने किसको पढ़ा है? एज ऑफ महाजनपदा। महाजनपदास। महाजनपद का मतलब क्या होता है? किंगडम होता है, KINGDOM, किंगडम। टोटल कितनी किंगडम्स थी उस जमाने में इंडिया के अंदर? 16 थी ये, ठीक है। दो तरह की किंगडम्स थी। कुछ किंगडम्स कैसी थी भाई? कुछ थी रिपब्लिकन्स और कुछ थी मोनार्कियल, MONARCHIAL। रिपब्लिकन, जो वैशाली स्टेट है ना, वैशाली जो किंगडम थी वो पहली रिपब्लिकन महाजनपद था उस समय का। अब 16 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था उसका नाम क्या था? मगध। मैं यहाँ पर इसको ओवर कलर में लिख देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मगध, MAGADHA, मगध, ठीक है। मगध पे जो सबसे पहली डायनेस्टी आई रूल करने वाली, उसका नाम क्या था? फर्स्ट डायनेस्टी, उसका नाम था हर्यंका डायनेस्टी, HARYANKA, हर्यंका। किसने फाउंड किया था इसको? बिम्बिसारा ने, BIMBISARA, बिम्बिसारा। दूसरी डायनेस्टी कौन सी थी? हर्यंकास के बाद शिशुनागा, SHISHUNAGA। शिशुनागा का फाउंडर कौन था बताओ मुझे? कालासोका, KALASHOKA। थर्ड कौन सी थी बताओ मुझे? नंदा डायनेस्टी, NANDA, नंदा। नंदा को किसने फाउंड किया था? महापद्मनंदा ने, महा PADMA। और नंबर 4 कौन सी डायनेस्टी आई? उसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी, MAURYAN, मौर्यन डायनेस्टी। उसको फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये हमने पढ़े हैं 4 डायनेस्टीज। फाइनली क्या हुआ था? 320 क्या था? 326, सॉरी यहाँ पर एक करेक्शन है। थ्री 326 BC में, ALEXANDERS, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, अटैक, ठीक है। तो बैटल किससे लड़ी थी? PORUS, किंग पोरस के साथ। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने 600 से ये बात स्टार्ट की थी। जो महाजनपदा की एज है वो 600 BC से शुरू होती है और कहां तक खत्म हुई है? 326 BC तक। कल के लेक्चर में बात करेंगे कि 326 BC के आगे हमारे इंडिया की सॉइल के ऊपर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ।
लेक्चर काफ़ी लंबा था, पर अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को देख लिया है, अगर यहाँ तक मेरे साथ बने रहे हो, तो इसका ये मतलब है कि आप लोग स्टडीज़ को लेकर के काफ़ी सीरियस हो और आप लोग कुछ किसी न किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की फिराक में बैठे हो। तो आई होप, आई विश कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा और इसी तरह से अपनी लैंग्वेज में अपने सारे लेक्चर्स को बनाते रहो, नोट डाउन करते रहो, रिपीट करके देखते रहो और अगर आपको ये सारा कुछ प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो टेलीग्राम पे जाकर के पीडीएफ उठा लो, उसका प्रिंट आप ले सकते हो बड़े आराम से। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अब इसको करते हैं क्लोज़। ये तो हमारे किसी काम में आया नहीं।